गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ऑकस पार्टनरशिप। तो ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने एक प्लान अनवेल अनवेल किया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया को जो है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स प्रोवाइड की जाएंगी बाय अर्ली 2030s। 3 US वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स अर्ली 2030s तक उनको प्रोवाइड की जाएंगी। और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जो है वो न्यू सबमरीन क्लास SSN ऑकस के ऊपर भी काम करेंगे, जो कि बिल्ड की जाएगी ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा यूजिंग US टेक्नोलॉजीज। अब ये ऑकस पार्टनरशिप है क्या? सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको अनाउंस किया था। पहला मेजर इनिशिएटिव है ऑकस, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन फ्लीट ऑस्ट्रेलिया को देना चाहता है। एम इसमें जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स देने का नहीं है, बट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, दोनों में फ़र्क है, याद रखना। न्यूक्लियर पावर्ड मतलब न्यूक्लियर जो एनर्जी है एज अ फ्यूल यूज़ किया जाएगा सबमरीन को चलाने में, वो वेपनाइज नहीं कर सकते, वेपनाइज नहीं होंगे। ठीक है, मतलब कि आप उसका ये नहीं मतलब कि आप उसका कि न्यूक्लियर मिसाइल लगे होंगे उस सबमरीन में, जस्ट वो न्यूक्लियर पावर्ड होगी। ठीक है, वैसे भी जो ऑस्ट्रेलिया है वो NPT का सिग्नेटरी है, तो इसलिए ऑफ कोर्स न्यूक्लियर वेपन वो एक्वायर या डिप्लॉय नहीं कर सकता है। अब सिग्निफिकेंस क्या है इस डील की? यूएस जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, जिसने जो आज तक सिर्फ यूएस ने 1958 में ब्रिटेन के साथ ही शेयर की है। ऑस्ट्रेलिया को कभी भी आज तक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स नहीं मिली हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो है अपनी पैसिफिक में प्रेजेंस बढ़ाएगा इस सबमरीन से। और लेकिन इससे जो है बीच में जो है चाइना को जो है वो एक तरह से दिक्कत होने वाली है। फिर भी ऑस्ट्रेलिया ऐसे एलीट ग्रुप ऑफ 6 कंट्रीज़ को ज्वाइन करेगा जिनके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन चलाने का जो है वो कैपेबिलिटी है। इंडिया के लिए जो है वो अच्छा ही ऑप्शन है। चाइना को हम बैलेंस कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वाड का मेंबर ग्रुप है, और ऑस्ट्रेलिया अगर स्ट्रेंथन होता है तो क्वाड भी स्ट्रेंथन होगा। फ्रांस जो है उसको थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि फ्रांस ने इस डील को स्टैब इन द बैक कहा था, क्योंकि 2016 में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ एक डील साइन की थी जिसमें 12 अटैक क्लास सबमरीन्स जो है फ्रांस उनको प्रोवाइड करने वाला था 2034 में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में 2021 में तोड़कर ऑकस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, और फ्रांस को इसके बारे में नहीं बताया, तो फ्रांस ने इसको स्टैब इन द बैक टर्म किया। अब चाइना इस एग्रीमेंट को कैसे देखता है? चाइना कहता है कि ऐसी पार्टनरशिप्स जो है थर्ड कंट्रीज़ को टारगेट करने के लिए की जा रही हैं, मतलब वो खुद के बारे में बात कर रहा है। और न्यूक्लियर एक्सपोर्ट्स जो हैं जियोपॉलिटिकल टूल के लिए, जियोपॉलिटिकल टूल्स की तरह अगर उसको यूज़ किया जाएगा तो उससे सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। ठीक है, ऐसा चाइना का मानना है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं IPCC मीटिंग इन स्विट्ज़रलैंड। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो अपनी स्विट्ज़रलैंड में मीटिंग कर रहा है, और सिंथेसिस रिपोर्ट जो 6th आपकी असेसमेंट रिपोर्ट हमने देखा था ना, तो 6th असेसमेंट रिपोर्ट की सिंथेसिस रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सिंथेसिस रिपोर्ट मतलब एक नॉन टेक्निकल समरी होगी इस रिपोर्ट की, ताकि पॉलिसी जो आपके होल्डर्स हैं या फिर जो पॉलिसी मेकर्स रादर, वो ठीक से इसको समझ पाएँ और इसके बेसिस पर आगे फ्यूचर का फैसला ले सकें। अब IPCC क्या है? यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। 1988 में इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने मिलकर बनाया है, और ये असेसमेंट रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके देता है। ऑफ कोर्स खुद साइंटिफिक रिसर्च तो नहीं करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट को कहते हैं कि आप रिसर्च करो और उसके बेसिस पर ये रिपोर्ट्स बना कर दो। अभी तक 6th रिपोर्ट जो है, 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है, और 6 मतलब टोटल रिपोर्ट्स ऐसी आ चुकी हैं। इन असेसमेंट रिपोर्ट्स की जो है इंपॉर्टेंस क्या होती है? बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं, वाइडली एक्सेप्टेड साइंटिफिक एवेल्यूएशन होती हैं, ग्लोबल लेवल पर इसको बहुत ही जो है क्रेडिबल माना जाता है। अर्थ का क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है उसके बारे में ये रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। अब ये जो रिपोर्ट्स जो हैं 6th असेसमेंट रिपोर्ट, ये जो है इसमें जो फर्स्ट इसका जो 6th जो है असेसमेंट जो रिपोर्ट है, इसकी 3 कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स तैयार हो चुकी हैं। पहली तो साइंटिफिक एविडेंस दिया कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दूसरा बताया कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा और वल्नरेबिलिटीज़ क्या होंगी इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। थर्ड जो रिपोर्ट है उसमें मिटिगेशन ऑप्शंस बताए गए हैं कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं। सस्टेन्ड फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज क्यों नेसेसरी है? क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो पॉपुलेशन ग्रुप्स को इम्पैक्ट कर रहा है। अगर हम इसी साल का देखें तो फरवरी जो है वो हॉटेस्ट एवर जो है वो मंथ रहा है इंडिया में, और अनयूजुअली हॉट वेदर रहा है कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में।
2023 वैसे भी कहा जा रहा है कि वार्मेस्ट एवर ईयर ऑन द रिकॉर्ड होगा, और करंट लेवल ऑफ एक्शंस जो हैं कंट्रीज़ द्वारा किए जाने वाले क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, वो उतने कारगर नहीं हैं कि हम 2 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है उसको भी रोक सकें। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, प्रेशियन ब्लू इनसॉल्युबल फॉर्मुलेशंस, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्रिटिकल ड्रग प्रेशियन ब्लू इनसॉल्युबल फॉर्मुलेशन जो कि डीआरडीओ ने बनाया है, उसको डीसीजीआई ने अप्रूवल दे दिया है कमर्शियल लेवल पर बनाने के लिए। ये वन ऑफ द क्रिटिकल मेडिसिन है जिसको डब्ल्यूएचओ ने रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसीज के लिए जो है अप्रूवल दिया हुआ है। इसको डेवलप किया था डीआरडीओ की एक लैब INMAS दिल्ली ने, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, अब इस फॉर्मुलेशन में डिकंटामिनेशन की गई है सीसियम और थैलियम की, और इसके मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग लाइसेंसेस जो हैं कुछ दो कंपनीज़ हैं, फार्मा कंपनीज़, उनको अब दे दिए गए हैं। अब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड क्या है? इसको बनाया गया सेल्फ रिलायंस डिफेंस टेक्नोलॉजी में लाने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये प्रोग्राम है, डीआरडीओ इसको एग्जीक्यूट करता है। इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के थ्रू जो है आपके डिफेंस रिलेटेड जो भी रिसर्च है उसको सपोर्ट किया जाता है। 10 करोड़ तक का जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट इसमें सपोर्ट मिलता है, या फिर 90% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का इसमें सपोर्ट दिया जाता है। इंडस्ट्री को फंडिंग जो है वो इसी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के थ्रू ही दी जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, पाई डे, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली पाई डे वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया गया है, जिसमें मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई को जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये हर साल 14 मार्च को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि मैथमेटिकल एंथुजियास्ट और एजुकेटर्स वर्ल्ड वाइड इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट पाई डे 1988 में फिजिसिस्ट लैरी शॉ ने जो है वो सेलिब्रेट किया था सैन फ्रांसिस्को में। 2009 में यूनाइटेड स्टेट्स की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो वहाँ का मतलब लोकसभा है, उन्होंने 14 मार्च को एज अ पाई डे जो है वो डेजिग्नेट किया। फिर उसके बाद यूनेस्को ने इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स इसको डिक्लेयर किया साल 2019 में। पाई क्या है आपको पता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग इरेशनल नंबर है, जिसकी वैल्यू जो है हम नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कभी भी नहीं आ सकती है। पाई जो है वो रफली 3.14 के इक्वल है, या फिर 22/7 के इक्वल है। पाई जो है 4000 साल से हमको पता है इसके बारे में। एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे आर्किमिडीज, उन्होंने ही जो है इसको जो है वो कैलकुलेट करके दिखाया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एमडी और सीईओ ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, उन्होंने कहा है कि वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को एक यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है क्या? इसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था सितंबर 2018 में, और इसको जो है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब ये 2 लाख रुपए तक के डिपॉजिट्स ले सकता है, और ये माइक्रो एटीएम, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स, काउंटर सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज देता है। आधार कार्ड का यूज़ करते हुए अकाउंट खोलता है, क्यूआर कार्ड, बायोमेट्रिक जैसी सर्विसेज के थ्रू जो है ये ऑथेंटिकेशन करता है, ट्रांजैक्शंस और पेमेंट्स को फैसिलिटेट करता है। अब हम देखते हैं लार्जर पिक्चर में कि पेमेंट बैंक्स होते क्या हैं। ये बेसिकली जो हैं लाइक एनी अदर बैंक होते हैं, लेकिन ये स्मॉल स्केल पर काम करते हैं बिना किसी क्रेडिट रिस्क के। नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशंस पर पेमेंट बैंक बनाए गए। इनमें मिनिमम पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपीज़ होती है। ये एक जो है कस्टमर से 2 लाख रुपए तक का डिपॉजिट ले सकते हैं। जो भी इनके पास डिपॉजिट आता है उसका 75% इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो है वो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। बाकी का 25% इनको अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में जो है वो टाइम डिपॉजिट्स खुलवाने पड़ते हैं। ये रेमिटेंस सर्विसेज, मोबाइल पेमेंट्स, एटीएम, डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, ये सारी सर्विसेज दे सकते हैं, लेकिन ये लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स बेसिकली मतलब क्रेडिट नहीं है ऑफर कर सकते। ठीक है, ये अपनी सब्सिडरीज एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए भी जो है वो नहीं सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस क्वाड्रूप्ड रोबोट एंड एक्सोस्केलेटन, सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद बेस्ड वाया रोबोटिक्स ने इंडिया का पहला इंडिजिनस क्वाड्रूप्ड रोबोट और एक्सोस्केलेटन डेवलप किया है डिफेंस सेक्टर के लिए। तो इसको जो है डीआरडीओ के लैब्स के साथ मिलकर इसको बनाया गया है। ये डुअल यूज़ रोबोट्स हैं, 4 लेग्ड रोबोट्स हैं, जो कि सोल्जर्स के साथ ऐसे रफ टेरेन्स में जाएंगे जहां पर नॉर्मली सोल्जर्स को जाना मुश्किल हो जाता है, और ये रिकॉनिसेंस और इंस्पेक्शन करेंगे जहां पर अदरवाइज ह्यूमंस को ऑपरेट करने में दिक्कत होती है। इवन 25 किलो का जो है ये पेलोड भी उठा सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सोल्जर्स। तो बेसिकली सोल्जर्स को रिलीफ इससे मिलेगा, उनके हम सोल्जर्स में कैजुअलिटी को भी रोक पाएंगे, क्योंकि समझ लो अगर जो है रिकॉनिसेंस की ज़रूरत है कि सामने किसी पहाड़ी पर या सामने किसी पेड़ के पीछे जो है वो एनिमी
छुपा है या नहीं, तो इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस गोइंग देयर हम या सोल्जर्स गोइंग देयर हम इन रोबोट्स को वहाँ पर भेज सकते हैं और इनके थ्रू जो है रिकॉनिसेंस कर सकते हैं। तो इंडियन सोल्जर्स की जो है हेल्प करने के लिए ये बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ATL सरा। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने रिसेंटली आई एम सॉरी ATL सारथी, ये सरा गलती से यहाँ पर टाइपो है एक। ठीक है, ATL सारथी जो है ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग ने रिसेंटली ATL सारथी जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जो कि अटल टिंकरिंग लैब्स को जो है सेल्फ मॉनिटर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ATL सारथी है क्या? एफिशिएंट और इफेक्टिव काम करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसमें 4 पिलर्स होंगे। माई ATL डैशबोर्ड, जिसमें कि आप सेल्फ रिपोर्टिंग कर सकेंगे ये अटल टिंकरिंग लैब्स, और कंप्लायंस SOPs, मतलब स्कूल्स जो है अपने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंप्लायंस जो है वो इंश्योर कर पाएंगे। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, इसमें ATLs को जो है अटल टिंकरिंग लैब्स को जो है कोलैबोरेट करने का विद रेलिवेंट लोकल अथॉरिटीज़ मौका दिया जाएगा। ठीक है, और परफॉर्मेंस एनेबल परफॉर्मेंस एनेबलमेंट मैट्रिक्स, ताकि जो स्कूल को ओनरशिप दी जाएगी अपनी जो है वो परफॉर्मेंस के रिलेटेड, मतलब वो अपनी जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है वो उसको ओन कर पाएंगे। ठीक है, अब अटल इनोवेशन मिशन है क्या? इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में सेटअप किया था इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को कंट्री में प्रमोट करने के लिए। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अगर हम देखें तो नीति आयोग है। अब अटल टिंकरिंग लैब्स क्या होती हैं? ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन को स्कूल चिल्ड्रन में प्रमोट करने के लिए जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। 12 साल के तक के बच्चे जो हैं, 12 साल के मिनिमम जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का एक्सेस उनके पास होगा। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स उनको पढ़ाए जाएंगे। फाइनेंशियल एड ऑफ 20 लाख रुपीज़ पर स्कूल जो है वो इसमें देने के प्रोविजंस हैं। और वंस टाइम एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट ऑफ 10 लाख रुपीज़ जो है वो भी इसमें दिए जाते हैं, एंड ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ 10 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स दिया जाता है। ठीक है, ताकि स्कूल्स अपने आप को केपेबल कर सकें, अटल टिंकरिंग लैब्स बना सकें, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जो है इनोवेटिव तरीके से सीख सकें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिंगापुर आर्मी और इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है वो जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में जो है वो कंडक्ट किया है। 13th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर आर्मी है। सबसे पहली बार इसको 2005 में कंडक्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं LCA तेजस। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली डिफेंस जो आपके DRDO है उन्होंने एक मेडन फ्लाइट टेस्ट किया है पावर टेक ऑफ शाफ्ट का LCA तेजस में। और LCA तेजस क्या है? मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। एयर टू सरफेस प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स इसमें जो है वो लेस है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी भी होती है इसके पास। इसकी स्पीड अगर हम देखें तो मैक 1.8 है। अब पावर टेक ऑफ शाफ्ट क्या होता है? ये यूनिक इनोवेटिव पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि आप इंजन की स्पीड्स को डिफरेंट जो है वो लेवल पर लेके जा सकते हो, मतलब हायर पावर पर लेके जा सकते हो एयरक्राफ्ट की इंजन को। और इसमें जो बेसिकली आप गियर बॉक्स के तरीके से समझ सकते हो। जैसे गियर डाल के आप गाड़ी को आप तेज़ी से आगे लेके जा सकते हो, आप उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, वैसे ही ये पावर टेक ऑफ शाफ्ट भी होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया भूटान सैटेलाइट। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ग्राउंड स्टेशन जो है इंडिया भूटान सैटेलाइट का, जो कि थिम्पू में बिल्ड किया गया है, अब उसी के थ्रू जो है इसरो की नैनो सैटेलाइट 2 जो भूटान के लिए लॉन्च की गई है INS-2B, वो उसके साथ जो है कॉन्टैक्ट बनाया जाएगा। और इसरो का जो है PSLV C-54 रॉकेट, जिसने 26 नवंबर 2022 को इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, उसके थ्रू जो है ये अब कांटेक्ट किया जाएगा। अब ये सैटेलाइट इसलिए लॉन्च की गई थी ताकि भूटान अपने नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट कर सके। उनको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस इस सैटेलाइट के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is AUKUS partnership. This topic is important for your international relations. So US, Australia and Britain have unveiled a plan to provide Australia with nuclear powered attack submarines from early 2030s. So US Virginia class nuclear powered submarines, 3 such submarines would be given to Australia in early 2030s. British and Australian production and operation of a new submarine called SSN AUKUS would also be there. So these submarines would be built using the US technologies, and these will be built in both Britain and Australia. So Britain
would take the delivery of first SSN AUKUS submarine in late 2030s, and Australia would receive its first in the early 2040s. So, what is this AUKUS partnership? This AUKUS partnership is it was signed in September 2021 between Australia, UK, and US, and it's a major initiative of the first major initiative of AUKUS would be to deliver nuclear powered submarine fleet for Australia, and the aim is not to arm these submarines with nuclear weapons but to power these submarines using nuclear fuel. Okay, so there's a difference between these two things. Don't consider these nuclear submarines as having nuclear weapon capability. They are just nuclear powered. So what is the significance of this deal? US of course has only shared nuclear submarine technology once with Great Britain in 1958, and for Australia it is a significant development because they have never had any nuclear powered submarines. This will give Australia a naval heft in Pacific. It would of course surely antagonize Beijing, but now Australia will join an elite group of six countries: India, US, UK, France, Russia, and China, which can operate nuclear powered submarines. For India, it is also good news because this will have impact over balancing China in this region. Australia is also a member of Quad grouping. That's why strengthening of Australia is good for us. But for France, this deal was not a good news because Australia and France signed a 12 attack class submarine deal in 2016, and these submarines were to be delivered to Australia in 2034. But unilaterally, Australia terminated this contract and signed this AUKUS deal with UK and US in 2021. That's why France termed this deal as a stab in the back. So how China views this agreement? So China says that these partnership is not these such partnerships should not target third countries because it is talking about itself, and it is saying that Western powers are using nuclear exports for geopolitical game tools. So the next topic is IPCC meeting in Switzerland. This topic is important for your environment section. So IPCC is meeting in Switzerland to finalize the last report called the synthesis report, which will give a non-technical summary to policymakers so that they can make policy relevant decisions. So, what is IPCC? It is the United Nations body for assessing the science related to climate change. It was set up in 1988 by UNEP and World Meteorological Organization. The main target of IPCC is to prepare assessment reports, and of course, IPCC does not conduct all this scientific research by itself, but it asks the scientists to do so from around the world. So these reports are very credible. It is these reports are very comprehensive and they are widely accepted around the world with respect to the status of climate on Earth. Six such reports have already been published. Now, this sixth report has three components. First, of course, talks about the scientific evidence of climate change. Second, talks about its impact and vulnerabilities. And the third gives recommendations how we can mitigate the climate change issue. So, why there is a focus on climate change and why it is necessary? We have already seen that this climate change is impacting population groups. The month of February in India was the hottest ever, and 2023 is also predicted to be amongst the warmest ever. And the current level of actions which are being done by the countries party to this IPCC are not enough to meet the 2 degrees Celsius target, which was enshrined in the Paris Climate Agreement. So the next topic is Prussian blue insoluble formulations. This topic is important for your science and tech section. A critical drug called Prussian blue insoluble formulations has been developed by DRDO, and it has received approval from Drugs Controller General of India. And this is one of the critical medicines which have been listed by WHO for radiological and nuclear emergencies. This has been developed under the Technology Development Fund, and one of the DRDO's lab, INMAS Delhi, has made this drug using the funds from the Technology Development Fund. Now the manufacturing and marketing license have been given to two pharma companies who will be making these drugs now.
So, what is Technology Development Fund? It was established to promote self-reliance in defense technology under the Make in India initiative. It's a program of Ministry of Defense which is being executed by DRDO to meet the requirements of trial services, defense production, and DRDO. And it also supports indigenous development of components, products, systems, etc. By involving MSMEs and startups. So, apart from funding, so what are the components of funding? Apart from the paying for the project cost of 10 crore rupees, the funding also provides for grants to the industry. So the next topic is Pi Day. This topic is important for your science and tech section. So Pi Day was recently celebrated worldwide to recognize the mathematical constant called pi. So it is celebrated on 14th of March every year. It is celebrated by mathematicians and educators worldwide. The first such Pi Day was celebrated in 1988 by physicist Larry Shaw at San Francisco, and in 2009, U.S. House of Representatives designated 14th March as Pi Day. In 2019, UNESCO marked Pi Day as the International Day of Mathematics. So what is pi? You know that it's an infinitely long irrational number, and exact value of it cannot be known. It is roughly equal to 3.14 or 22 by 7. It has been known for nearly 4,000 years, and it was calculated by the Greek mathematician called Archimedes. So the next topic is India Post Payments Bank. This topic is important for our economy section. So MD and CEO of India Post Payments Bank has recently said that India Post Payment Bank wants to universalize itself as a bank, and IPB was established under the Department of Posts in 2018. It because it is a payment bank, that's why it can accept deposits up to 2 lakh rupees only. It can offer counter services, micro ATMs, mobile banking apps, and it uses Aadhaar to open accounts, and a QR and biometric is used to authenticate the consumers or the account holders. So its headquarters is located in New Delhi. So what are these payment banks? So these are the banks which operate on a smaller scale without involving any credit risk. They were set up on the recommendations of Nachiket Moore committee. They need to have a minimum paid up capital of 100 crore rupees. They can accept 2 lakh rupees as deposits from their customers, and they have to invest these deposits, 75% of such deposits in government securities only in the form of SLR. The remaining 25% has to be placed with as a time deposits with other scheduled commercial banks. They can offer remittance services, mobile payments, transfer purchases, ATM, debit cards, net banking, etc. But they cannot issue loan or credit cards. They even cannot set up subsidiaries which can further undertake non-banking financial activities. So the next topic is India's first indigenous quadruped robot and exoskeleton. This topic is important for your security and science and tech sections both. So Hyderabad-based Swaya Robotics has created this first indigenously developed quadruped and robot and exoskeleton for the defense sector of the country. So this has been developed in partnership with DRDO's labs. So these will be dual use robots. So these will be 4 legged robots, and they can walk in on uneven and rough terrains. They can carry 25 kg payload with them and walk along with soldier. They will of course help in navigating the unstructured terrains, and they will also be helping the soldiers in remote reconnaissance and inspection, which is otherwise difficult for a living soldier. So the next topic is ATL Sarthi. This topic is important for our governance section. Niti Aayog has recently launched ATL Sarthi, which is a self-monitoring framework to strengthen the ecosystem of Atal Tinkering Labs. So what is ATL Sarthi? It will enable Atal Tinkering Labs to be more efficient and effective. This has 4 pillars. First, of course, is the My ATL dashboard, which is a self-reporting dashboard. It also has compliance SOPs, which means that schools which can ensure financial and non-financial compliance. It also follows a cluster-based approach, which means on-ground enablement of Atal Tinkering Labs to collaborate with relevant local authorities. And the last is the performance enablement metrics, which means that schools can provide ownership to analyze their performance.
So, what is Atal Innovation Mission? It was set up in 2016 by the central government to promote a culture of innovation and entrepreneurship in the country. So, it provides collaboration opportunities for various stakeholders. Its implementing agency is Niti Aayog. So, what is Atal Tinkering Labs? So, these are this is an initiative to promote creativity and innovation among the school children. So, under this initiative, children which are who are as young as 12 years of age can gain access to technological innovation on concepts like science, technology, engineering, and maths. So, a financial aid of 20 lakh rupees is given to each school for setting up these Atal Tinkering Labs. This also includes a one-time establishment cost of 10 lakh rupees and the operational cost of 10 lakh rupees over a period of 5 years. So the next topic is bold Kurukshetra. This topic is important for your security section. So Singapore Army and Indian Army has recently participated in exercise Bold Kurukshetra, which was held at Jodhpur military station in India. So this is the 13th edition of this exercise, which is a bilateral military exercise between Singapore and Indian Army, and this was conducted for the first time in the year 2005. So the next topic is LCA Tejas. This topic is important for your security section. So recently DRDO has successfully conducted a maiden flight test of the power takeoff shaft of LCA Tejas. And LCA Tejas is the lightest, smallest and tailless multi-role supersonic aircraft, fighter aircraft in its class. It is designed to carry a range of air-to-air, air-to-surface precision guided weapons. It has also the air-to-air refueling capacity. Its speed is about Mach 1.8. So what is power takeoff shaft? So you can remember it using the understanding that it is kind of a gear which can help the engine to negotiate at different operating speeds. Okay, so it can transmit higher power between the aircraft engine gearbox and aircraft mounted accessory gearbox, and it can accommodate all misalignments that arise in the drive line. So the next topic is India Bhutan satellite. This topic is important for your international relations. So the ground station of India Bhutan satellite, which has been built in Thimphu, was recently inaugurated. It is also known as the so what is I'm sorry, India Bhutan satellite? It is also known as the ISRO Nano Satellite 2 for Bhutan, also called the INS-2B. It was launched as a payload on ISRO's PSLV C-54 rocket in November 2022, and it provides high resolution images to Bhutan for its natural resources management. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.